नमस्कार, मैं दिशांश श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज में आपका स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं कहानी चीखती हवेली के कितने राज। अब तक आपने सुने इस कहानी के 11 भाग। सुनते हैं इस कहानी का 12वां और अंतिम भाग। संजना के चेहरे की सारी रौनक बदल गई थी। कपड़े मैले हो चुके थे, बाल बिखरे बिखरे थे, होठों पर पपड़ी जम गई थी। उसके हाथ में जिस जगह रस्सी बंधी हुई थी वहाँ पर रस्सी की रगड़ से कट गया था और खून का रिसाव होने लगा था। मैं उसे देखकर विचलित हुआ। मुझे यह आभास होने लगा था कि अब शायद संजना की बारी है। मैं अपलक उसे निहारे जा रहा था। अचानक मुझे वहाँ मैं दिखा। मैं खुद को वहाँ देखकर दंग रह गया। संजना ने भी मेरी ओर देखा और वो धीरे से बोली, बंटी, तुम इधर कैसे? मैं चौंका। बंटी? संजना ने मुझे बंटी के नाम से पुकारा और मैंने भी अपनी हुबहू शक्ल वाले एक 14 साल के लड़के को देखा जिसका हमशक्ल मैं था या वो मेरा हमशक्ल था। अब मुझे सारा माजरा धीरे धीरे समझ में आ रहा था। मैं भी उस जन्म में था, पर मैं संजना का क्या लगता था। संजना, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तू यहाँ कैसे? धीरे बोलो, कहानी लंबी है। संजना बोली, पहले मुझे छुड़ाओ यहाँ से। और फिर बंटी ने संजना को वहाँ से छुड़ाया। संजना कुर्सी से उठ ना पाई। काफ़ी समय से बैठे रहने की वजह से उसका शरीर अकड़ गया था, पर वह थोड़ी सी कोशिश के बाद उठ गई और दोनों वहाँ से पहले चलते हुए निकले। फिर संजना जब थोड़ी सहज हुई तो दोनों वहाँ से भागने लगे। मैं भी उन दोनों के पीछे हो लिया। दोनों भागते रहे। मुझे किसी अनहोनी की आशंका थी और वही हुआ भी। ये भागम भाग अब थम चुकी थी। अचानक उन दोनों के सामने चिमनलाल और उसका भाई आ गया। संजना और बंटी सहम कर रुक गए। खूंखार से दिखने वाले दोनों भाइयों को देख पहले तो संजना की चीख निकल गई, पर बंटी ने उसे संभाला और उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उन दोनों ने अपना कदम आगे बढ़ाया, उनके सामने राक्षस की तरह कल्पू नजर आया। उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था और पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने उस डंडे के एक ही वार से संजना को गिरा दिया। संजना मेरे और बंटी के सामने तड़पने लगी, जैसे पानी से किसी मछली को कांटा चुभोकर बाहर पटक दिया गया हो। बंटी चिल्लाया, संजना! संजना ने बंटी को देखा और बंटी ने संजना को, पर ज़्यादा देर तक वो बंटी को देख न सकी और अपनी आंखें बंद करने लगी। उसके सिर पर लगे उस वार ने उसके सिर को फाड़ कर रख दिया था। कुछ 1 या 2 मिनट में ही संजना ने दम तोड़ दिया। उसकी ये हालत देखकर बंटी चीखने लगा, चिल्लाने लगा। पागल सा हो गया था वो। मैं पुलिस से सब बता दूंगा। बंटी भागने लगा और बस एक ही रट लगाया था, मैं पुलिस को सब बता दूंगा, मैं पुलिस को सब बता दूंगा। तीनों भाई बंटी के पीछे भागने लगे। बंटी कहाँ तक भागता। अंततः उसे तीनों ने पकड़ लिया और उसके सिर पर भी कल्पू ने एक जोर का डंडा मारा। बंटी तड़प कर गिर पड़ा। मुझे मरते हुए देख रहा था। मुझे ये तो आभास हुआ था कि अब संजना की बारी है, पर मैं भी मारा जाऊंगा ये मुझे नहीं पता था। बंटी तड़प रहा था। इधर मैं मजबूर सा बस आंखें फाड़कर अपने भूतकाल में देख रहा था। शायद 5 या 6 मिनट में मैं भी मर गया। नहीं, मैं नहीं मरा हूँ। एक अजीब सा झटका लगा मुझे। फिर शरीर की सारी नसें सुन्न हो गई और मेरी नींद खुल गई। मेरा शरीर थर थर काँप रहा था और बुखार से तप रहा था। माँ मेरे पास आ गई थी मेरी आवाज़ सुनकर। मैंने माँ से कहा, माँ, बाबा जी को बुलवा दो, और माँ बाबा जी को खुद बुलाने भागी। उसके जाते ही मेरी आंखों में फिर नींद आ गई और मैं पुनः सो गया। कमला भाग रही थी और उसके पीछे पूजा की आत्मा, जिसको मैं बहुत अच्छे से देख सकता था। कमला को पूजा की आत्मा बार बार हवा का झोंका देकर गिरा देना चाहती थी, पर कमला संभल कर भाग रही थी। कमला को यह एहसास हो चुका था कि उसके पीछे कोई शक्ति है जो उसे मारना चाहती थी। कमला को इस तरह देख उसके पीछे पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए पीछा करने लगी और आगे से कमला को घेर लिया।
क्या हुआ? क्यों भाग रही है? पुलिस वाले ने कमला से जीप में बैठे बैठे ही पूछा। साहब, मेरे पीछे कोई भूत है, कमला डरते हुए बोली। पुलिस वाला चौंका, इधर उधर देखा। कमला भागे जा रही थी। फिर पुलिस वाले ने कमला को जीप में बिठाया और बोला, चल बैठ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, कोई भूत नहीं है तेरे पीछे। कमला जीप में बैठी ही थी कि तभी धड़ाम, पीछे से आ रहे एक टैंकर ने पुलिस की जीप को ज़ोर से टक्कर मारी और जीप उछलती हुई कई बार पलटी। मैंने नज़दीक जाकर देखा तो कमला और पुलिस वाला खून से लथपथ थे। टक्कर इतनी तेज़ थी कि उन दोनों का शरीर लाश में बदल गया। मैंने पुलिस वाले को देखा तो दंग रह गया। ये तो वही पुलिस वाला है जिसने कल्पू से सोने की ईंट ली थी। मतलब पूजा की आत्मा ने दोनों को मार डाला। कुछ ही पलों में वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। कमला की लाश के पास उसका बैग फटकर बिखर गया था। सोने की ईंट साफ नज़र आ रही थी। उस पर एक व्यक्ति की नज़र गई और उसने उसे धीरे से उठा लिया। उठाते ही उसने उसे जेब में रख लिया। नहीं, उसे मत लेना, मैं चिल्लाया, पर वो कहाँ सुन सकता था मेरी आवाज़। मेरी नींद एक झटके के साथ खुली और मैंने अपने सामने बाबा जी को पाया। मैंने बाबा जी को सारी बात बताई और कई सारे सवाल किए। बाबा जी सब सुनकर चौंक पड़े। वो मुझे समझाने लगे, संजना तुम्हें इसलिए दिखी या तुम इसलिए सपना देख रहे थे कि तुम भी उस जन्म में बंटी नाम के लड़के थे जो संजना का दोस्त था। बाबा जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आखिर मुझे ये सपने क्यों आए और संजना मुझे ये सब दिखाकर क्या बताना चाहती थी? अमित, बाबा जी बोले, कल्पू के घर वालों की मौत को इत्तेफाक मत समझो। ये एक बदला था जो उन 4 जले हुए बच्चों की आत्मा ने लिया। संजना ये सब दिखाकर ये बताना चाहती थी कि सभी को ये पता चले, रूह भटकती है, आत्मा विचरण करती है, लेकिन वो अपना बदला किसी भी कीमत पर लेती है। कल्पू और कमला ने मिलकर चोरी और हत्या की जो साजिश रची वो बहुत ही खतरनाक थी। मैं थोड़ी देर शांत बैठा रहा और कुछ सोचने लगा। फिर बाबा जी बोले, क्या सोच रहे हो? बाबा जी, मैं कब से ये सोच रहा हूँ कि कल्पू ने हवेली में आग नहीं लगाई थी। वो तो सोम बाबू के 4 बच्चों की आत्माएं कल्पू के घर वालों को क्यों परेशान कर रही थी? उन्हें क्यों मारा गया? उनका क्या दोष था? आग तो पूजा की आत्मा ने ही लगाई थी। पूजा की आत्मा आग लगाकर सिर्फ कल्पू और कमला को मारना चाहती थी, पर दोनों बच निकले और मारे गए उसके अपने। यदि कल्पू और कमला ने यह सब नहीं किया होता तो पूजा को आग लगाने की ज़रूरत क्या थी? वो अपने ही लगाए गए आग की लपटों में अपने ही बच्चों को खा गई। इसलिए वो बौखला गई और उसने निश्चय किया कि वो कल्पू के साथ रहने वाले उन सभी लोगों को मार डालेगी। उसने अपने बच्चों की आत्माओं को प्रबल बनाया और तब प्रण लिया कि कल्पू और कमला के पूरे खानदान को नष्ट कर देगी। जैसा कि तुम देख रहे हो कि अब कल्पू के खानदान में कोई भी जीवित नहीं, सभी किसी न किसी वजह से नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। गांव वालों को तुम्हारे द्वारा इस धोखे से दूर करवाना चाहती है कि कल्पू के खानदान का नष्ट होना उसके द्वारा किए गए नरसंहारों का बदला था, न कि कोई इत्तेफाक। आज भी लोग उस हवेली को देखकर कहते हैं कि ये भूत वाली हवेली है। किसी और की हवेली को नष्ट करके कल्पू ने खुद की हवेली तैयार करवाई थी, पर हवेली के शुरू होने से लेकर अंत तक जाते जाते सब कुछ खत्म हो गया। अभी शाम ही हुई थी, मुझे सोने की इच्छा नहीं थी, पर मेरी आंखों में नींद थी और मैं फिर सो गया। वही सीलन से भरी दीवार और फर्श, बदबूदार कमरे और कमरे की दीवारों पर खून के छींटे, मानव कंकाल की लटकती हुई हड्डियाँ और सबसे बड़ी बात, दीवारों पर बने आदिकाल सभ्यता के वो चित्र जो ये दर्शाते थे कि यहाँ बहुत हत्याएं हुई हैं। मैं हर कमरे को बारी बारी से ढूंढ रहा था। वहाँ मुझे बड़ी ही मात्रा में सूखी हुई लकड़ियाँ दिखाई दी। एक कमरे में बड़े बड़े 3 डब्बों में केरोसिन तेल रखा हुआ था। कुछ बर्तन भी थे, एक स्टोव था और कुछ अलग अलग कनस्तरों में अनाज।
मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ या किस मकसद से यहाँ आया हूँ। मैंने महसूस किया कि जैसे कोई सिसक रहा है, कोई रो रहा है, कोई कलप रहा है, जिसे मैं धीरे धीरे अच्छे से सुनने लगा। आवाज़ अब मेरे कानों को दहलाने लगी, मुझे साफ साफ सुनाई देने लगा। मुझे जला दो, उसे जला दो, उन्हें ढूंढ कर उन्हें सिला दो, जिन्हें थी मिलनी सज़ा मिल गई, बेगुनाहों को पास मिला दो। मैं समझ ना पाया कि आखिर ये क्या आवाज़ है। पहले तो समझ नहीं आया कि ये शब्द क्या हैं, फिर साफ साफ सुनाई देने लगा। पूरी हवेली में मैं ढूंढने लगा उस आवाज़ को, पर मुझे सुनाई देने के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया। मुझे जला दो, उसे जला दो, उन्हें ढूंढ कर उन्हें सिला दो, जिन्हें थी मिलनी सज़ा मिल गई, बेगुनाहों को पास मिला दो। मैं समझ ना पाया उस बात को और परेशान हो गया। मैं निराश बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करूं। आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। सहसा एक आहट हुई। मैंने नज़र घुमाई तो मुझे संजना नज़र आई। संजना तुम? मैंने कौतूहलवश पूछा। हाँ अमित, मैं। संजना बोली। संजना मैं क्या करूं? मुझे आवाज़ पागल कर रही है। अमित, ये एक पहेली है जिसमें दो अर्थ छिपे हैं। संजना मेरी तरफ देखती हुई बोली। मैं तुम्हें किसी का भी मतलब नहीं बता सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि ये पहेली हल करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जाती हूँ अमित, तुमने जो किया वो आसान नहीं, पर यदि आगे इस पहेली को हल कर लिया तो इंसानियत की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। और फिर संजना वहाँ से चली गई। मेरी नींद खुली और मैं उस पहेली को हल करने में जुट गया। बहुत देर तक मैं माथापच्ची करता रहा। फिर मेरे दिमाग में पहेली का पहला चरण समझ में आया और मैं बिना डरे मेरे सामने वाली कल्पू के हवेली नुमा घर में घुस गया। सपने में मुझे केरोसिन तेल और लकड़ियाँ दिखाई दी थी, पर वहाँ पर तेल का डिब्बा या लकड़ियाँ नहीं मिली मुझे। उस घर में जाले लगे हुए थे, चमगादड़ों का जमावड़ा था वहाँ पर। चूहों की फौज ने घर की दीवारों को और किवाड़ों को कुतर कुतर कर ख़राब कर दिया था। मैं वापस घर से बाहर निकला। अंधेरा होने वाला था और शाम बीतने वाली थी। रात हो रही थी, लकड़ियाँ भी नहीं थी, तेल भी नहीं था। इस वजह से मैं रात के 10 बजे तक केरोसिन तेल का जुगाड़ करता रहा। कुछ आसपास से लकड़ियों का जुगाड़ किया। मैंने यह बात बाबा जी, मेरी माँ और मेरे एक दोस्त को बताई। हमने बहुत सी लकड़ियाँ और तेल इकट्ठा किया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह बिना किसी से पूछे मैं हवेली में घुसा। चारों तरफ लकड़ियों को फैला दिया। घर में लगे लकड़ी के दरवाज़ों को कुंडी से उखाड़ कर उनके ऊपर भी तेल डाला और धीरे से एक माचिस की तीली जलाई और आग लगाकर बाहर आ गया। करीब 5 मिनट बाद उसमें से धुएं के साथ आग की लपटें दिखाई देने लगीं। आग और धुआं देख गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए। चारों तरफ खलबली मच गई। उस घर में अपने आप आग कैसे लग सकती है? जब तक वो लोग कुछ समझ पाते, आग की लपटों ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया और हवेली धू धू कर जलने लगी। मैं और बाबा जी जलती हुई हवेली को देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे संजना मुझे देख रही हो और मैं उसे देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। ये था पहेली का पहला हल। अब दूसरे को हल करने के लिए मैं बाबा जी की मदद लेना चाहता था, तो मैंने उन्हें बताया। बाबा जी ने तपाक से बोला, बेटा अमित, ये साल अपनी परीक्षा पूरी कर लो। पहेली को हल करने के लिए तुम्हें कलकत्ता जाना पड़ेगा, इसलिए 1-2 साल बाद ही इसे हल करना। मतलब? मैं समझा नहीं बाबा जी। मतलब ये कि सोम बाबू के दोनों भाई बेगुनाह हैं, उन्हें छुड़ाना पड़ेगा, या अगर छूट चुके होंगे तो समाज और कानून को सब बताना होगा कि उनकी कोई गलती नहीं थी। और दूसरा, तुम अपने दोस्त और उसके भाइयों को ढूंढोगे। मेरे कौन से दोस्त? मैं उछल कर बोला, सोम बाबू का छोटा बेटा। तुम उसी के और संजना के दोस्त थे उस जन्म में। अब वो भी किसी न किसी रूप में हैं, बस उन्हें ढूंढना है और एहसास दिलाना है कि उनकी पिछली आत्माएं अब नहीं भटक रहीं। क्या? मैं अचंभित था, पर अब मैं खुश था। मैंने कुछ तो अच्छा किया। अब मुझे पढ़ाई में ध्यान देना है। तो दोस्तों,
ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में सुनते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।